नमस्कार, मैं उमेश पंडित और आप देख रहे हैं द उमेश पंडित शो। और आज हमारे साथ हैं कपिल देव मिश्रा जी दिल्ली से, जो बीजेपी और आरएसएस में जो है अपना काफ़ी समय से मैं बोलूँगा कि पुश्तैनी आरएसएस से जुड़े हुए हैं और बीजेपी में जो है अभी बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं और बहुत बड़े पद पे हैं। और अपनी बेबाक बात से, अपनी बेबाक चीज़ों से जो है सोशल मीडिया पर और हर जगह जो है बहुत ज़्यादा मशहूर भी हैं। तो आज हमने जो इनके साथ पॉडकास्ट किया है वो हमने रखा है यूजीसी को लेकर, जिसमें जो है हम इनसे यूजीसी के बारे में बात करेंगे, जाति प्रथा के बारे में बात करेंगे, मनुस्मृति के बारे में बात करेंगे और अपनी बेबाक आवाज को जो है ये कपिल देव मिश्र जी जो है बहुत ऊपर तक पहुंचाते भी हैं, अपनी बातों को रखते भी हैं, बहुत दृढ़ता से रखते हैं। तो हम शो शुरू करते हैं सर के साथ। सर नमस्कार। नमस्कार। सर, अभी हमारे देश के अंदर यूजीसी का मुद्दा उठा हुआ है जी। और यूजीसी का जो मुद्दा है वो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन वहां से निकल कर आया है और उसको कॉलेजों पे जबरदस्ती थोपा भी गया है और उससे जो है हमारे समाज में फूट पड़ रही है। देखिए उमेश, इसमें बैकग्राउंड पे जाना पड़ेगा। हम्म। रोहित वेमुला का केस मालूम है किस राइट। प्रकार से क्या हुआ, और उस पे भी सोशल मीडिया और उस समय हम्म। और इंदिरा जयसिंह का ये मामला था, वो कैसे मामले उठाती हैं ये भी हाँ। सभी लोग जानते हैं। वो जो 2012 का था उसके रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस में सुधार करने के लिए बोला था। हम्म। ये कमेटी बनी और वो उसको जो सुनवाई थी उसमें पेश होना था। हम्म। तो जल्दबाजी में जब हम कोई अमेंडमेंट करते हैं तो उसका लार्ज इस पे व्यापक इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, हम्म। इस पर सोच समझ करके करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी तय करनी चाहिए सरकारी पक्ष को, किसी पे थोप नहीं सकते। और वो उसके आने के पहले कि जब वो सामने आएगी, भले लेट आया, पहले उसका डिस्कशन नहीं हुआ, भले 10 दिन 8 दिन बाद आया जब उसका सभी ने पढ़ा और जो रिएक्शन हुआ, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं गलती है और इस गलती को स्वीकार करना चाहिए। सर, आपने बहुत अच्छी बात बोली कि गलती है, इस गलती को स्वीकार करना चाहिए। मगर आपसे मेरा एक बड़ा सवाल ये भी है कि आप बीजेपी के एक लोकप्रिय नेता हैं दिल्ली के अंदर, और आपको ऐसा कौन सा नेता है जो आपको नहीं जानता या आप किसी को नहीं जानते? सर, नेता लोग क्यों चुप हैं? पहला सवाल ये। इसी के साथ एक सवाल और है। आपने इंदिरा जयसिंह पर तो उंगली उठा दी सर, क्योंकि आपकी पार्टी सत्ता में है, आप लोग सत्ता में हैं और इंदिरा जयसिंह वामपंथी है। मगर इसके अंदर जो सबसे बड़ा पेच है वो पेच ये है कि जो समिति बनी उसमें सर 16 लोग थे, 16 लोग में से 11 लोग बीजेपी के लोग थे। क्या सर उनको ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि इस कानून का इम्पैक्ट हमारे देश के लोगों पर क्या होगा, हमारी जाति को तोड़ने पे क्या होगा? क्या जाति नहीं टूटी है सर इससे? आज जैसे आपने, चलो सर हम यहीं से शुरू करते हैं, इस सवाल से ही हम शुरू करते हैं। पहले आप मेरे इस सवाल का जवाब दे दो कि आपकी पार्टी के जो लोग उस समिति में शामिल थे, 16 में से 11, उन लोगों ने अपना सही तरीके से निर्णय समिति में बनाकर क्यों नहीं दिया और ये क्यों देश को तोड़ने की उन्होंने नीति रची? देखिए उमेश, मैंने पहले ही कहा कि गलती तो हुई है। हम्म। और रही बात पार्टी की, यहाँ पार्टी से ऊपर उठ करके देखना पड़ेगा। वो तो मुझे जब पता है लोग सर, लोक आप पार्टी से ऊपर उठ के बात करते हैं, समाज की लोकतांत्रिक बात करते हैं। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में, जैसे आपने कहा, मैं ना 16 की बात करता हूँ कि 11 सदस्य मेरे थे या उसके दिग्विजय सिंह प्रिसाइडिंग कर रहे थे। हम्म। जब देखिए कमेटी में डिस्कशन होता है तो विचार मंथन होता है, सारे पेपर्स आते हैं। हम्म। आखिरकार हम लोग शूट करने के बैठे ना बातचीत करने के लिए, तो भाई इतनी बड़ी कमेटी बैठ रही है और हम उसको देश के सामने जाएगी चीजें, तो सबको गंभीरता से लेना पड़ेगा। सर 11 किसी लोग का आपके थे सर। किसी वो देश के थे। ये देखिए, मैं भले भाजपा में हूँ या संघ में हूँ या जो, उसके साथ साथ एक नैतिक जिम्मेदारी नेशनलिस्ट हाँ। राष्ट्र के प्रति भी है। हाँ, नहीं वो मैं तो मानता हूँ सर। मैं उसको सारे, देखो ये पूरे देश के, हमारे और आपके सवाल नहीं है, ये पूरे देश में आज जो वैमनस्यता उपजी है वो कहीं ना कहीं सेंसिटिविटी के साथ, संवेदनशीलता के साथ समस्त पार्टियों को, पार्टियां तो सभी चुप हैं, तो क्यों चुप हैं ये आप भी जानते हैं। तो आपके नेता भी तो चुप हैं सर। तो मैं और क्या, आप इतनी बेबाकी से क्यों अपनी मैं बात को रख रहे हो? ये आप डरते नहीं हो नेताओं से? मैं क्यों डरूंगा। हम्म। देखिए हम लोग तो एक डरना उनको है जिनको किसी की चाहत हो। हम्म। चाहत भय पैदा करती है। हम्म। जब हम समाज में जाते हैं तो हमें त्यागने की क्षमता होनी चाहिए, साहस पैदा करना चाहिए कि हमें, ये साहस कब आता है राइट जब सर। हमें त्याग की भावना हो। और ये देश चला है त्याग और बलिदान से, राइट। वो पढ़ाया नहीं गया। तो ऐसी थोड़ी कि सारी चीजें हो रही हैं तो अभी आजादी कैसे मिली वो नई पीढ़ी को मालूम ही नहीं। तो निश्चित रूप से सबको जिम्मेदारी से
इतने बड़े वर्ग में इतना बड़ा प्रदर्शन हो रहा है, तो हम ताकते हुए देखते रहे, ये तो राष्ट्र की समस्या है ना। तो अंदरूनी समस्या आएगी तो गड़बड़ तो सबकी होनी है। तो मैं राजनीतिक दल को ओवरऑल, मेरा और आपका नहीं, मैं तो लोकतंत्रवादी हूँ। आप मुझे पढ़ते रहे, देखते रहे, सुनते रहे, बोलता भी रहा हूँ। मीसाबंदी परिवार से हूँ और मेरा नाम ही मीसानंद है। आप मुझे देखते हैं, मैं लिखा हूं मीसानंद। तो मैं तो लोकतंत्र का प्रहरी होने के नाते, सजग होने के नाते, लोकतंत्रवादी होने के नाते मैं अपने आप को गांधीवादी भी कहता हूँ। आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय का आप ये समझे तो आज 11 फरवरी है, तो आज उनकी पुण्यतिथि है। उनकी बेतरतीब ढंग से हत्या हुई 68 में, आपको मालूम है। दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन पर वहां अपनी उनके नाम से तो स्टेशन रखा गया मुगल सराय में। कितना मुगल सराय में। तो आज उनके दिन में मैं अपने आप को गांधीवादी, समाजवादी, गांधीवादी भी कहता हूँ और दीनदयाल का एकात्म मानववादी भी कहता हूँ। तो देश का लोकतंत्र कैसे अमर रहे, जैसे अटल जी का भी आपने सुना होगा कि अटल जी का भी मेरे ऊपर प्रभाव रहता है। भाई अटल जी को पढ़ पढ़ करके बचपन को जिया है, संघ को जिया। हम लोग आज 50 वर्ष के उसमें होकर के एक आधा जीवन जी दिया, और भविष्य देखेंगे तो भविष्य वक्ता के नाते भी चिंता तो करनी पड़ेगी। विपक्ष प्रतिपक्ष मौन है, जो मुद्दे उठने चाहिए संवेदनशीलता के साथ वो उसमें चुप हैं। तो क्या हम अपनी राजनीति में, मैं देखो समस्त राजनीतिक दलों को कह रहा हूं, क्या हम अपनी राजनीति में क्या देश को हारते चले जाएंगे? सर आपके जो नेता हैं, जो बड़े दल के लोग हैं, आप ही के दल के जो बड़े नेता हैं, सर वो इस तरीके की बात कर रहे हैं कि कानून तो सुप्रीम कोर्ट ने बनाया, हमने कुछ नहीं किया। क्या सर ये बात मतलब लगती है सर, तर्कसंगत लगती है? समाज तो इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है ना, ना स्वर्ण समाज एक्सेप्ट करेगा, ना कोई और एक्सेप्ट करेगा। ऐसा है उमेश, ऐसा किसी नेता ने अभी ऐसा गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं दिया। सर मैं ये बयान लगाऊंगा जिसने बोला है, चुप्पी। और आपके ही बड़े चहेते नेता हैं मनोज तिवारी, नहीं और मैं ये लगाऊंगा बाइट्स। नहीं, ये ठीक है, आपने नहीं देखा होगा, वो एक बात अलग है। मैं ठीक हूँ कि मनोज जी ने वो विषय रखा है कहीं पे, वो भी सर किस कॉन्टेक्स्ट में, किस संदर्भ में जब हम पूछते हैं आज का, और कब हम इसको काट लेते हैं उस चीज। सर स्वर्ण समाज के लोगों ने उनको घेर लिया एक सभा में, कब उन्होंने दबाव में ये बात बोली और बोला कि हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है, ये तो सुप्रीम कोर्ट का सारा हाथ है। नहीं मतलब क्यों अपने ऊपर जिम्मेवारी नहीं ले रही है सरकार, कैसे भाग रही है? देखिए, और मैं यूजीसी एक्ट में जो भी खामियां आई, मैं धन्यवाद करता हूं सुप्रीम कोर्ट का कि उन्होंने उसको रोका। लेकिन दोस्तों याद रखना, इतना तीव्र विरोध के पहले याद रहे कि वो संसद का बना कानून नहीं था। हम कानून बनाने वाले हैं, जरूरत पड़ेगी तो कानून का संशोधन कर देंगे। इसलिए वही लोग जो कल तक हमें बहुत प्यार करते हैं, अचानक जब गरियाने लगते हैं। देखिए कई बार क्या होता है, कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं कि हम जो बोलना चाहते हैं उसका अर्थ का अनर्थ हो जाता है। सोशल मीडिया का दौर है, आप तो कब कट कर लो और कब उसको सुना दो, पूरा 4 मिनट का पता पड़ा 40 सेकंड का अपने मतलब की बात ले ली, और यही होता है। अभी लास्ट टाइम क्या हुआ, वो एचडीएफसी बैंक का जो 6 जनवरी की थी, सर वो वाली बात तो हम इतना सा पीरियड करे और देश भर में बवाल मचा दिया। तो बवालियों को बवाल मचाने के लिए बहुत कुछ है। आपका सर पार्टी प्रेम अच्छी बात है, होना भी चाहिए। आप उस दल में काम कर रहे हैं, आपने पूरा जीवन दिया है, मगर सर इसमें ये वाला पेच भी तो बनता है ना कि जो नेता है उनके मुंह में दही जम गई है, जो बड़े नेता हैं वो कुछ बोलने को राजी नहीं है। नहीं, आप ये उमेश ठीक कह रहे हैं, और ये एक जनमानस का भी प्रश्न है कि दही नहीं जमना चाहिए। अगर हम संवेदनशील हैं तो हमें एड्रेस करना चाहिए कि ये गलती हुई है, और इस गलती को, ऐसा तो नहीं आपने देखा पूरा मीडिया खड़ा हो गया, सब बोल पड़े, सामाजिक नेता बोल पड़े, धार्मिक नेता बोल पड़े, और जिसको भी कहें, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचारधारा के वाले तृतीय वर्ष शिक्षित प्रचारक भी बोल पड़े, द्वितीय वर्ष शिक्षित भी बोल पड़े, भाजपा और भारतीय जनसंघ परिवार से जो है वो भी बोल पड़े, मैं स्वयं बोल पड़ा। आप तो सर बोल ही रहे हैं, तो वो न्याय, देखिए न्याय बहुत अच्छा है। सोशल जस्टिस माने क्या, इस पर विमर्श होना चाहिए देश में। मतलब अब आप ही सनातन धर्म की बात करेंगे, आपके नेता सब दही जमा के रखेंगे मुंह में? नहीं, ऐसा आप सनातन धर्म की बात कर रहे हैं ना। सनातन धर्म ऐसा नहीं, कई लोग बोल रहे हैं, मुखरित हो रहे हैं, कई लोग बोले। कलराज मिश्र जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सर आपकी पार्टी जो बाहुबली है ना, जो बाहुबली नेता है, जो अपने आप को कहते हैं कि हम एक प्रांत के बहुत बड़े वो हैं। नहीं, हमारी देखिए ये यहाँ भी शब्द का, हमारी पार्टी में बाहुबली नहीं है, कोई लोकतांत्रिक पार्टी है, और इसमें देखिए विचारधारा के लिए हैं, जो आज हैं वो कल नहीं रहेंगे। अटल जी की बात को कोट कर रहा हूँ, पंडित जी, जो कल थे वो आज नहीं है।
आपकी जो तो आपकी जो तो आज है वो कल नहीं रहेंगे, आप परंतु ये देश रहेगा। आज इसलिए देश की मान्यताओं को हमें लोकतंत्र की स्थापना के लिए हुँ, हमें एक कैसा रोल मॉडल स्थापित करना है। गलती तो हुँ, व्यक्तियों से होती है, गलती तो व्यक्तियों से होती, कोई व्यक्ति कहे मेरे से गलती नहीं होगी। हुँ। एकमात्र जिससे गलती नहीं होगी या बिल्कुल वो है अब तो सनातन में वो नारायण। आपकी पार्टी को हर्जाना भरना पड़ेगा ना अब यूपी चुनाव में इस चीज़ का। देखिए, चुनाव वो मुद्दों से होते हैं। हुँ, निश्चित रूप से मैं ये जिम्मेदार व्यक्ति होने के नाते, एनालिस्ट होने के नाते और अपना जो मैं चुनाव प्रबंधन देखता हूँ, आप सब जानते हैं मेरी चुनाव उसमें सेफोलॉजिस्ट के नाते नुकसान तो हर ऐसे मुद्दे का संवेदनशीलता से राजनीतिक दलों को उठाना पड़ता है हुँ, जिसमें गैर संवेदनशीलता दिखती है। निश्चित रूप से इतने बड़े लंबे समय में हुँ, जिम्मेदार लोगों को, नाम नहीं लूंगा, जिम्मेदार लोगों को देश को एड्रेस करना चाहिए, जबकि हम हमारी वाक्पटुता इतनी अच्छी होती है, हम तमाम मुद्दों को एड्रेस कर ले जाते हैं, संभाल ले जाते हैं। तो हुँ। निश्चित रूप से समस्त राजनीतिक दलों में अगर आप लोकसभा में नेता सदन या प्रधानमंत्री जी पे प्रश्न उठाते हैं तो प्रश्न राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष पे भी, वो ही नहीं बोले। हुँ। तो आपने देखा कि अगर वो भाजपा के लोग भाजपा को भी बोल रहे हैं तो कांग्रेस को भी सर राहुल गांधी क्यों बोलेंगे? उनको तो पीडीए चाहिए ना। नहीं, उनको पीडीए चाहिए। देखिए, हुँ। पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, आदिवासी। आदिवासी और हाँ। अल्पसंख्यक भी जोड़ लिया वो उन्होंने। चाहिए सर उनको, वो उनका वोट बैंक बन रहा है पी और आपने तो उनको हवा दे पीडीए दी उनके नहीं, काम को। पीडीए देखिए, ये विमर्श होना ही चाहिए। हुँ, आज हम 78 और 80 वर्ष बाद भी हुँ, पिछड़ा, हुँ, अति पिछड़ा, हुँ, उनमें भी और दलित, हुँ, अति दलित, हुँ, तो हम देश को किस ओर ले जा रहे हैं? क्या हम नेशनलिस्ट बन पाए? क्या हम देश को देखिए, राष्ट्र एक-एक व्यक्ति के उत्तम चरित्र से बनता है। हुँ, आज कहाँ अस्पृश्यता है आप मुझे बताइए? हुँ, जब देश में सारी वर्जनाएँ जो प्रतिमान थे, छुआ-छूत हुँ। टूट रही थी, आज खत्म हो रही थी आज वो समाज में। खत्म हो रही थी, हाँ, अंतरजातीय विवाह हो और रहे थे बीजेपी ने इसमें काम और भी किया था अच्छा। हाँ, अंतरजातीय हम लोगों ने सनातनी धर्म का मुद्दा उठाया उन्होंने। सोशल इंजीनियरिंग पर तो हम लोगों ने पीढ़ियाँ खपा दी। हाँ, सोशल बिल्कुल। इंजीनियरिंग क्या है? आई एग्री। समाज के जो वंचित सोचे थे उनको आगे लाओ, अधिकार लाओ। हुँ, मगर जब जाति व्यवस्था को मजबूत किसने किया? हुँ, क्या सर्टिफिकेट कौन देता है? क्या मंदिर मंदिर का पुजारी देता है? नहीं, कौन देता है? बीजेपी देती है आज की डेट में। नहीं, 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 तहसीलदार देता है। कौन देता है? जाति सर्टिफिकेट कौन देता है? तहसीलदार देता है। सरकार पूछती है हुँ, कि आप जाति का कॉलम बनाओ। जब हम किसी फॉर्म पे बनाते हैं सरकार पूछती है आप सामान्य वर्ग से हैं, आप ओबीसी से हैं। देखिए, विमर्श होना चाहिए इसमें। हुँ, विमर्श माने खुली खुली चर्चा ईमानदारी से होनी चाहिए। हुँ, करीब 3800 जातियां हैं जिनको आपने ओबीसी में डाल दिया और कुछ लाइन में लगी हैं हुँ, सामान्य वर्ग की, हमें रिजर्वेशन चाहिए। जिस देश में पिछड़े पिछड़े की बात होगी उसको हम अगड़ा अगड़ा करके कहां ले जाएंगे? तो जातिवाद कौन मजबूत कर रहा है? ये वर्तमान संविधान, उसी में ना क्लासिफिकेशन हुआ है। क्या सामान्य वर्ग जिसको हम लोग सवर्ण सवर्ण कहते हैं, हुँ। सवर्ण कहते हैं, सवर्ण क्या हम लोग सोने के क्या सवर्णों में इतनी गरीब जातियां हैं, खाली उनको सरनेम देख करके आप उसमें डाल दोगे सवर्ण में। सर आपकी जो अन्य पार्टी पिछड़ा है वर्ग, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी से शेड्यूल कास्ट में जाना चाहते हैं, शेड्यूल कास्ट से शेड्यूल ट्राइब में। उमेश, हुँ, मैं आपको डेटा पे बात करूं तो देश में ये विमर्श होना चाहिए। समस्त हुँ, समस्त राजनीतिक दलों के पास प्रश्न नहीं है। हुँ, फिर ले दे करके आप आ जाए, अंग्रेज तो चले गए, हुँ, फिर ले दे करके आते हैं ब्राह्मणों ने नाश कर दिया, हुँ। ब्राह्मणों ने नाश कर दिया, ब्राह्मणों को यूरेशिया भेज दो। ब्राह्मणों को यूरेशिया भेज दो। हुँ, ब्राह्मणों के देश में, हाँ। हुँ, ब्राह्मणों के देश में ब्राह्मणों को यूरेशिया भेज दो, वो विदेशी हैं, इतनी गंदी गाली कि हम उनको कब्र खोद करके गाड़ देंगे। हम हुँ, यहाँ वो मनुवाद नहीं चलेगा, यहाँ हाँ। उनकी देवी देवता मनुस्मृतियां जलाएंगी, इवन रामचरितमानस भी जलाएंगे। और राम वो ब्राह्मण देखता रहा। हुँ, और हम सनातन की बात करते हैं तो ब्राह्मण, हुई इज ब्राह्मण? हुँ, हम आप ब्राह्मण नहीं है, हम तो हुँ, नाम के ब्राह्मण हैं। हुँ, ब्राह्मण वो जो शिखा सूत्र रखा है, जनेऊ पहने है, हुँ, यज्ञ कर रहा है, गायत्री हुँ, संध्या कर रहा है, जो वेदों के बारे में बोल सकता है, जो हुँ, उपनिषदों के बारे में बोल सकता है, शंकराचार्य अन्यान आश्रम। हुँ, अगर वही नहीं रहेगा तो फिर सनातन की कैसे कल्पना करते हो? कौन बताएगा कि क्या 16 संस्कार होते हैं और किस प्रकार से विधि? तो ये विमर्श ईमानदारी से होना चाहिए। हुँ, आपने एक वर्ण को कास्ट बना दिया और कास्ट बना करके उसको पददलित कर रहे हो। आप उठाओ डेटा, ब्राह्मणों ने नाश कर दिया तो ये साइमल्टेनियसली और एकदम चलता चला गया। जब इधर से हो गया, हुँ, इधर से हो गया तो रिएक्शन हो गया, रिएक्शन हो गया तो उसके साथ समाज खड़ा हो गया। तो क्या ये स्थिति, चाहे मैं पूछना चाहता हूं पीडीए वाले नेताओं से, चाहे हुँ, यहाँ राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, हुँ, क्या ये देश के लिए सुखद स्थिति है?
सर, आपकी बात मैं मानता हूँ सारी, आप जो बोल रहे हो वो बात ठीक है, मगर समाज टूट रहा है। मैं अपना सवाल पूरा कर लेता हूँ। आपके परिवार के लोग, चाहे मेरे परिवार के लोग, मैं तो आपके परिवार के लोगों से बात करूँगा, उन्होंने देश को आज़ाद कराने के लिए लड़ाई लड़ी है। पुराने बीजेपी के नेता रहे हैं, संघ के नेता रहे हैं, आपके फादर भी रहे हैं, आप उस पीढ़ी से आते हैं। आपने इस पार्टी को सींचा है, इस पार्टी को यहाँ तक लेके आए हैं, आपने उसमें काम किया है, अपना जीवन दिया है। आपने पार्टी से कुछ लिया नहीं है, उसको दिया ही दिया है। मगर आप स्वर्ण समाज से भी आते हैं, ये भी बात आप ध्यान रखें। आपकी आने वाली पीढ़ी का क्या होगा, ये भी आप ध्यान रखें। और सबसे बड़ी बात, जिस पार्टी से आप संबंध रखते हैं, उस पार्टी की जो नींव रखी है, वो दीनदयाल उपाध्याय जी ने रखी है, जिनकी आज आप बरसी बता रहे हैं। जयंती है कि बरसी सर, मेरे को सॉरी पता नहीं है, मगर पुण्यतिथि पुण्यतिथि आज ही के दिन उनकी हत्या हुई थी। आज के दिन उनकी हत्या हुई थी मुगल सराय में, जी है ना सर, जो यूपी में पड़ता है। जी तो सर, जिस पार्टी की नींव ही ब्राह्मणों ने रखी हो, और आज वही पार्टी के मुखिया कुछ बोलने को तैयार नहीं है, अपने ऊपर कोई इल्जाम लेने को तैयार नहीं है, और उल्टा उन्होंने जो समाज के लिए किया, ब्राह्मण समाज के लिए, अगड़ी जाति के लिए किया, जिसमें ब्राह्मण, ठाकुर, क्षत्रिय और कायस्थ चारों आते हैं। तो क्या चारों के लिए ये जो खड्डा खोदा है पार्टी ने, ये कहां तक सही है सर? आप पार्टी की बात रख रहे हैं, तो ये आप बताओ कि ये कहां तक सही है? कहां जाएंगे अगड़े? कहां भेजोगे आप हमको? और आप भी कहां जाओगे हमारे साथ फिर? देखिए, आप जो दो शब्द दो बातें हैं, आप कह रहे पार्टी ने खड्डा, पार्टी ने नहीं, परिस्थितियों ने। आज इस पॉलिटिक्स में, वोट बैंक पॉलिटिक्स में सारी पार्टियां फंसी, सारी बीजेपी भी, सारी पार्टियों, बीजेपी को बीजेपी भी सारी कभी तभी ना मौन है। हाँ, तभी ना मौन है। राइट। जहां दिल्ली में केजरीवाल तभी ना मौन है, राहुल गांधी तभी ना मौन है। बिल्कुल। क्यों मौन है भाई? एक ऐसा नरेटिव फिक्स कर दिया गया कि एक ऐसा वर्ग है जो देखता नहीं है और वो खड़ा हो जाता है, वो तो एकदम थोक वोट बैंक है, जबकि ऐसा है नहीं। और मैं उमेश, शायद आप लोग करें, अगर जातिवाद की बात हो, जातियों के समुच्चय की बात नहीं, सवर्ण भी जाति, अगर जाति, प्योर जाति, तो इस देश में सबसे ज्यादा ब्राह्मण है और दूसरे नंबर पे यादव है। ये यादव भी जानते हैं सर। आंकड़ा तो कह रहा है 10% ही है। नहीं, 90% पीढ़ी है। ये भी नरेटिव है, नैरेटिव है। ये भी नरेटिव है, ये सब जानते हैं सरकार के जिम्मेदार लोग। और मैं नहीं कह रहा हूं, आप अखिलेश से बात कर लो, तो फिर अखिलेश की पार्टी के यादवों से बात कर लो, और कोई इस बात को डिनाइल कर दे। सब जानते हैं कि 20 से 22 करोड़ ब्राह्मण है, अपने भी 248 प्रकार के ब्राह्मण हैं, उनमें भी तो भेद है। ये तो मैं आइडेंटिटी बता रहा हूँ, जिजोतिया, सरयू पारिन, गौड़, सारस्वत, मैथिल, तेलंग, ये तो मैं क्षेत्रीय पहचान बता रहा हूँ। आप समझ रहे हैं? इसमें भी विभेद है कि कौन कैसे। तो इतनी बड़ी आबादी है, जैसे भूमिहार को लोग ब्राह्मण से मानते, भूमिहार ब्राह्मण से, त्यागी ब्राह्मण से। इसी प्रकार से यादव है, अहीर है, उसमें गडरिये हैं, उसमें एक पूरा यदुवंश है, वो भी 18-20 करोड़ है, सब जानते हैं ईमानदारी से। यादव को भी तो अब यादवों को ओबीसी में डाल दिया आपने, जाटों को ओबीसी में डाल दिया, गुर्जरों को ओबीसी में डाल दिया। क्या रणनीति है सरकार की? है सरकार की नहीं, वो अंग्रेजों की पॉलिसी, जो कॉलोनियल माइंडसेट से, ये उसी को कर रहे हैं। ओबीसी तो सबसे बड़े, सब अभी नहीं कर रहा, करते चले जा रहे हैं। आप उसको भी मंडल कमीशन को उठाओगे, तो मंडल कमीशन को 77 में उन्होंने, जब मुरारजी भाई, सर यादव और जाटों को तो अभी डाला है ना, वो अभी और डालते जा रहे हैं। तो क्या चाहते क्या है सर, ये बताओ आप, दूरदर्शी बात बताओ। ये तय करना चाहिए, ये खतरनाक खेल बंद होना चाहिए। एक आपने एक ब्लॉक बना दिया और आप ये कर रहे हैं, 35 से 40% है सवर्ण अनारक्षित वर्ग, सिंधी भी हैं, जैनी भी हैं, खाली तिलक तराजू कलम तलवार थोड़ी है। फिर ये टारगेट बनाना, ब्राह्मण तेरी कब्र खुदेगी, तिलक तराजू और तलवार, तो क्या आप उसी में जा रहे हैं, घुस रहे हैं? तो इस पे विमर्श होना चाहिए। अभी प्रधानमंत्री जी बोले थे और कि 10 साल बाद मैकाले की जो है वो बदलना चाहिए, 200 साल हो जाएंगे। तो निश्चित रूप से इस 200 साल में हमारा डिवैल्यूएशन हुआ है सोसाइटी। हम 78 और 80 साल बाद भी हम क्या भारत करें, विकसित भारत 47 में, क्या प्रधानमंत्री जी रहेंगे? इसमें हो सकता है उमेश तुम भी ना रहो, हम भी ना रहे। राइट सर। किसी ने ठेका ले रखा है। आज कोई जानता है कि हमारे कल को क्या घटना घटेगी? तो फिर विजन तो लंबा है, मगर किस तरीके से ले जाएंगे? सामाजिक समरसता आज क्या छिन्न भिन्न नहीं हुई है? वर्तमान राजनीति ने नहीं की। लोकतांत्रिक परंपराएं छिन्न भिन्न नहीं हुई है। आप यूं यूं करते हो, गाली गलौज करते हो, नई पीढ़ी क्या सीखेगी? तोड़ दिया समाज, तोड़ दिया।
तो आप समाज, संसद, विधायिका, विधानसभा, ये आईना होती है। आप किसी भी स्तर पे चले जाते हो, आप गाली गलौज की बोलते हो, तो कहीं ना कहीं कानून होना चाहिए। आप सब आपकी पार्टी जिम्मेवार है सर उसके लिए। सर मैं बताता हूँ कैसे। देखिए, हमारी पार्टी या उनकी पार्टी, ये पार्टी गिरता चला गया। देखो, आपकी पार्टी फिर उनसे अलग नहीं हुई ना सर, अगर नहीं वो भी ऐसे ही करेंगे पीडीए वाला नहीं खेल नहीं खेलेंगे तो सर। नहीं नहीं, आप अगर उठाएंगे हम्म, तो आप एक लोकतंत्र में देखेंगे, श्रद्धेय अटल जी नेता प्रतिपक्ष थे, थे बिल्कुल सर। तो वो मुक्त कंठ प्रशंसा करते थे अच्छे कार्यों की, चाहे इंदिरा जी हो, चाहे नेहरू जी हो, चाहे नरसिंह राव जी हो, चाहे राजीव गांधी हो। आई एग्री। आज कोई ऐसा नेता प्रतिपक्ष नहीं है वे मोदी जी की तारीफ करे। जब 10 बार आप मोदी जी की तारीफ करोगे और एक बार आलोचना करोगे तो आपको जनता कान देगी। मगर 2014 से जब से मोदी आए हैं, मोदी ने ऐसा कर दिया, मोदी ने नाश कर दिया, मोदी तेरी कब्र खोदेगी, मोदी तेरी, ऐसा तो है नहीं। कौन बोलता है सर ये बात? सब बोलते हैं। आप नहीं, देखो, मोदी तेरी कब्र मैं खोदेगी। बताता हूँ मेरी 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 बात को सर, समझिए। कटोगे तो बटोगे, मेरी मेरी बात ये को आपकी नहीं, पार्टी के नारे हैं। मेरी बात को सुने आप पहले। हम्म, लोकतंत्रवादी होने के नाते हम्म, किसी प्रतिपक्षी नेता ने 14 से, जैसे ही मोदी आए, मैं इनकी राहुल बाबा की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो बहुत अच्छे से बोल रहा हूं, मोदी ने नाश कर दिया चाय वाले, अरे 10 विदेश नीति पे अच्छा काम किया। कांग्रेस और भाजपा हमेशा एक रही। हम्म, अपनी पॉलिसी जो अर्थव्यवस्था पर, कम्युनिस्ट भाजपा और कांग्रेसों में एक साम्य था, असहमति से सहमत। राइट। अब उन मुद्दों पे तारीफ क्यों नहीं करते हो? आपको संसद में आज संसद में खड़े होकर के देखो, जनता समझदार है, नई पीढ़ी समझदार है। अपन लोग 50 की इस तरफ खिसकने वाले हैं। जो नई पीढ़ी आई है, जिसको जैन जी कहते हैं, जो 18 की है, 20 की है, 27 की है, वो क्या देख रही है, क्या सीख रही है? तो लोकतंत्र तो निश्चित रूप से नफरत दे रहे हैं हम लोग नफरत उनको। दे रहे हैं। तो और लोकतंत्र निश्चित रूप में खतरे में, और कोई रहता नहीं है अहंकार से। अभी पिछली बार दिल्ली की जनता ही ने केजरीवाल को 4 बार जिताया, 3 बार, मेरे ख्याल से 4 बार मुख्यमंत्री बने। किस तरीके से समेट दिया, और बोले कि हम हरा नहीं सकते। तो क्या ये उचित है कि देश की विधानसभा में खड़े होकर के संघीय व्यवस्था को चुनौती दो, जैसे आज ममता बनर्जी कर रहे हैं? तो इस पे एड्रेस करने वाला आज कोई नेता नहीं है। लोकतंत्र तब मजबूत हुआ जब नेता प्रतिपक्ष अटल जी जैसे लोग। आप यूपी में जीत जाओगे सर? देखिए, ये भविष्य के गर्भ में है, मैं बताता हूँ सर, भविष्य के गर्भ में है, 1 साल है, क्या होता है घटना। परेशानी की वजह बताता हूँ सर क्या है। पहले तो कटोगे तो बटोगे, और अब ये यूजीसी। पहले समाज को हिंदू मुसलमान के नाम पर बांटा गया, आप इस बात को हानि करेंगे मैं मानता हूँ। उसके बाद अब जातिवाद के नाम पे बांट रहे हैं। सर हम ब्राह्मण हैं, मैं जिस गांव में रहता हूँ ना, जहां आप भी रहते होंगे, सब समाज के लोग रहते हैं, हिंदू मुसलमान और सभी जातियों के लोग रहते हैं, सबसे प्यार से रहते हैं। वो भी हमारे घर में बैठ के खाते हैं, हम भी उनके घर में बैठ के खाते हैं। ना कोई जातिवाद है, ना कोई धर्मवाद है। और आपके साथ भी ऐसा ही होगा सर, जहां तक मैं आपको जानता हूँ, जितने आप उदारवादी नेता हैं, मैं आपको अच्छे से जानता हूँ, यही आपके साथ भी होगा। मगर ये जो हो रहा है, ये बड़ा ही विकट है सर। इसके जो परिणाम होंगे बहुत घातक होने वाले हैं। कैसे सर इसको रोकेगी सरकार? अभी क्या करेगी मैं सरकार? आपकी भावनाओं को समझ गया, मैं हम्म, उसको रिस्पेक्ट भी करता हूँ मिस जी। देखिए, जब भारतीय जनसंघ बना हम्म, तो उसमें मेरे पिताजी सबसे पहले मुस्लिमों को जोड़ने वाले व्यक्ति थे। बहुत अच्छे। एक आरिफ बेग का नाम सुना होगा, बहुत अच्छे। सिकंदर बहुत, बख्त का नाम सुना होगा। बिल्कुल। आरिफ बेग जी हमारे घर आए, बड़े नाम, जी। बड़ा नाम। आज भी हमारे जो संघ के स्वयंसेवक हैं वो मुस्लिमों के बीच में काम करते हैं। माननीय इंद्रेश जी हैं, हम्म, राष्ट्रीय मुस्लिम मंच। हम्म, तो डायलॉग संवाद रहे, ये संघ की भी और भारतीय जनसंघ की और जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा आखिर बना रखा ना उन्होंने। हम्म, तो निश्चित रूप से जब हम एग्रेसिव या ध्रुवीकरण जैसे नारे देते हैं, हम्म, निश्चित रूप से उस वर्ग को जो अनछुआ पहलू है हम्म, उसके साथ अन्याय होता है। हम्म, क्योंकि आज हम देश में प्रवास होते नहीं, हम्म, जानते नहीं, और हम दूर से देख करके ही हम कमेंट्स करते हैं। सोशल मीडिया का दौर है ना जी, एल्गोरिथम है। आपने देखा बांग्लादेश में इसी सोशल मीडिया से क्रांति आई, नेपाल में आई जैन जी, और ये सोशल। तो आज सोशल मीडिया क्या कर सकती है? आप तो मुझे शायद 17-18 साल से सोशल मीडिया पे देख रहे हैं। मैं उस समय भी चिंता व्यक्त करता था बिल्कुल कि आगे भविष्य का। देखिए, ये एक ऐसी चीज, अब तो एआई आ गया, तो क्या बोल रहे हैं? तो इसके लिए सरकार को पहले से कदम उठाना चाहिए। और वो सरकार जो कहती है कि हम डिजिटाइजेशन, डिजिटल इंडिया और सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ा मेरे पास वो है। तो क्या आज हम उस पॉलिटिक्स पे चलेंगे? नहीं चलेंगे। आज की जरूरत है, आज देश को अगर आगे ले जाना है तो सामाजिक समरसता इंटैक्ट होनी चाहिए।
और उस पे अगर हम कहें कि हम हेट्रेड पॉलिटिक्स करें, पहले हम करें, खुद मुद्दई बन जाएं, पहले हम अपने को गाली दिलाएं, फिर हम एक विक्टिम कार्ड खेलें कि ये तो हमारे साथ हो रहा है। अब ये नहीं चलने वाला, क्योंकि 2000 से 2025 में देश बहुत आगे जा चुका है। और इवन 12 वर्ष तो मोदी जी को हो गए, जो 6 वर्ष का था वो 18 वर्ष का हो गया, वोट देला। जो 5 वर्ष का था या मोदी के वो खेल करके ऐप, तो अब वो बच्चे क्वेश्चंस करते हैं, ग्रोइंग वाय टीनेजर्स, किशोर वय के, कि पापा ये क्या है। तो आज हमें उनको देखना चाहिए कि इनके मन में क्या है। और आज ये भेद मिट रहा है, तो बड़ी जिम्मेदारी से मेरा और वो नहीं, निश्चित रूप से बड़ा कुल खानदान होता है, जैसे आपने जिजोतिया ब्राह्मण की बात की, हम लोग उसको चला रहे हैं। तो हम लोगों ने एक विधान, एक निशान, एक धर्मध्वज का, ब्राह्मण जैसा, तो वो कहते हैं ना अपने यहाँ, ठाकुर मामुन नाऊ और जात देख गुर्राऊ, ऐसा काफी कहावत है लोकल में कि कभी एक नहीं हो सकते हैं। छत्री भी नहीं एक होता है, तुम 2 राजा, तुम 3 राजा, हम 3 सरकार, हम 5 सरकार, ऐसे ब्राह्मण भी नहीं एक होते हैं, तुम ऐसा हुआ वैसा हुआ। उनके बारे में गोदान में है कि ब्राह्मण, प्रेमचंद जी कह गए कि ब्राह्मण तो तभी एक चलता है जब 4 कंधों पे तभी एक दिशा में चलता है जब अंतिम राम नाम सत्य हो जाए, तो 4 कंधों पे हो। तो उस समाज में भी अगर हम लोग नियम अनुशासन से नहीं चलेंगे, कुल भी खराब हो जाते हैं। तो इतनी बड़ी पार्टी है, पार्टी का विस्तार हुआ है, पार्टी का विस्तार हुआ है, तो पार्टी में खामियां है, संगठन में खामियां है, उसको मोदी जी भी स्वीकार कर, इसको भागवत जी ने भी स्वीकार किया कि हम जो पहले थे, हम कई कॉन्टेक्स्ट में उनकी बातों को तोड़ मरोड़ करके बता दिया जाता है। आप अभी मुझे एडिट करो कि कपिल मिश्रा ने ये कहा कि मोदी में खामी है, मैं आपको बता रहा हूँ, करोगे नहीं। तो जिसको चलाना है, आदमी वीडियो उठा करके भी एडिट कर देते हैं ना आज के समय। आप पूरा वीडियो डालो, उसमें से किसको क्या करना है उतना उपयोग का। तो ये जो यूज एंड थ्रो है, इस पर रोक लगना चाहिए, स्ट्रिक्टली कानून बनना चाहिए, ग्रेजुअली, धीरे धीरे। मोदी शासन काल में भी 12 वर्ष में मैं रोकता रहा कि ये जो थंबनेल लगाए जा रहे हैं, कितने गंदे गंदे थंबनेल लगाए हैं, यूट्यूबर्स, फेसबुक, ब्राह्मणों ने ये कर दिया, वेदों को जलाएंगे, शास्त्रों को जलाएंगे, और ये ग्रेजुअली हुआ। तो ये वैमनस्यता फैल रही थी। आर्टिकल क्या कहता है संविधान का, जिसमें वैमनस्यता फैले, वैसे कृत्यों को हमें रोकना चाहिए। आईटी सेक्शन ने क्यों नहीं रोका? एक ग्रेजुअली कंटिन्यूअसली चलाओगे। और इवन सरकार का सिस्टम बोल रहा है, वो बर्मा के उसमें क्या हुआ, क्या ऐसी भाषा बोलना चाहिए? प्रश्न उठता है ये बौद्धिक स्तर का होने के नाते। आप कहो कि ब्राह्मण अपनी ब्राह्मणों की बेटियों से हमारे बेटे जबरन शादी करेंगे, कितना गंदा शब्द है। उसमें हमारी घर की लक्ष्मियां बिगड़ गई। मैंने लाइव किया था, ऐसे कैसे कर लोगे? इतनी जातियां पहले आपस में कर लो, ओबीसी की हैं पहले उनकी ब्याह लो, दलित में जाटो पहले वाल्मीकियों से ब्याह लो, खटीकों से ब्याह लो, पहले आपस में तो कर लो। हर जाति, हरिशंकर परसाई जी की बात को उद्धृत कर रहा हूं, हर जाति अपने से छोटी जाति ढूंढ लेती है। अच्छा, हाँ, हर जाति, आप देखो ना, वो मेरे पास 1000 से ज्यादा ऐसे हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि ये कुर्मी हम लोगों को, आदिवासी महिला कह रही है कि कुर्मी हम लोगों को एक कुएं से पानी नहीं, तो यहाँ ठाकुर बावन का कुआं कहाँ है? कौन सा कुआं में पानी? गांव में कौन सी ओबीसी जातियां हैं? सबसे ज्यादा डाटा उठाओ, ओबीसी जातियों पर SC ST एक्ट लगता है। आपने यूजीसी में ओबीसी को उठा करके छात्रों में भेद डाल दिया, एक वर्गों को बना दिया। कहानी होता है, मजाक मजाक में हम लोग भी कह देते हैं, अरे ये लाला बच्चा है, कभी सच्चा नहीं होगा, कायस्तों को कह देते हैं। कहते अरे पंडित के खा के मीठे मीठे मजाक में, और गलबैया डाली और चल दिए। हुआ क्या अभी ये आस्था वाले में दोनों थे, बोले नहीं रिलीविंग करेंगे। उसने कहा तुम कौन हो? उसने कहा मैं ठकुराइन हूं। उसको आपने तोड़ के कर लिया। पहले तो ट्रोल हुआ किसके द्वारा? जो तथाकथित मनुवाद, ब्राह्मणवाद, ठाकुरवाद का बाद में पता पड़ा कि वो ऋतु त्रिपाठी थी और उसका बता तो ब्राह्मण ठाकुर का किया बरसे, उसने माफी मांगी। तो भाई एक समाज के जिम्मेदार लोग हैं, संस्कार युक्त शिक्षा से समाज जुड़ेगा, साक्षर होने से समाज नहीं जुड़ेगा। आप उनको योग्य बनाइए, आप उस काबिल बनाइए। आप उन्हें जनेऊ को महत्व नहीं मालूम, हम जनेऊ तोड़ देंगे, कैसे तोड़ देंगे? औरंगजेब तो कहता था जनेऊ तोड़ा आज तो आजाद, जनेऊ को कैसे तोड़ दोगे? जनेऊ तो ब्राह्मण ही पहनते थे ना उस टाइम। नहीं, जनेऊ जो सवा करोड़ कितने जनेऊ, जो वो ब्राह्मण ही पहनते थे, मगर अपने यहाँ देखिए, जो जनेऊ और नियमों का पालन नहीं करता वो शूद्र कहलाता, अपने यहाँ ब्रात्य कहलाते। अगर आप जनेऊ नहीं पहनते तो कहोगे अरे सीधा ब्राह्मण नहीं है। बोले अभी आप दक्षिण जाओगे तो वो बोलेंगे तुमने जनेऊ कर रखा है, नहीं, तो वो शामिल नहीं करेंगे, ब्राह्मण होते हो। सर आपकी ये बात बहुत अच्छी है, संस्कारों पे अभी हम यहीं पे आ जाते हैं। वैसे तो मेरा एक सवाल और था, उसको बाद में लेंगे। अभी हम यही बात करते हैं सर, मनुस्मृति पे
आप अपनी बात क्या कहेंगे? वहां पे भी तो शूद्रों की बात होती है। नहीं, मनुस्मृति को पढ़ाया नहीं। पढ़ाया नहीं गया। डॉक्टर अंबेडकर भी मनुस्मृति के बारे में स्पष्ट लिखते हैं कि पढ़ो इसको। अच्छा। उसके शूद्र, वैदिक युग के शूद्र और वर्तमान के जो दलित हैं, इसमें टोटली डिफरेंस है। वो कहते हैं, और ऐसा अब आया, मैंने मनुस्मृति में व्याख्यान दिया, कहीं नहीं लिखा, वो एडिट की गई मैक्स मूलर द्वारा। वो अच्छा। एडिट की, अंग्रेजों ने एडिट की, आज भी एडिट कर सनातन को तोड़ने के लिए। सनातन को तोड़ने के लिए कहीं भी नहीं लिखा। अगर तेल डाला जाता तो इतनी बड़ी बड़ी जातियों को, जहां ब्राह्मण, बनारस ब्राह्मणों का गढ़ है, वहीं बैठ करके हमारे रैदास रविदास जी ने क्या कहा, पाहन पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजो पहाड़। बिल्कुल। कबीरदास जी ने इन्होंने कहा मन चंगा तो कठौती में गंगा। और कबीरदास रविदास जी, उनको संतों में कहा गया भाई। अगर वहां होता तो संत महामंडलेश्वर बोला गया, संत रविदास। और संत रविदास के गुरु कौन थे? ब्राह्मण थे। और संत रविदास की शिष्या कौन थी? मीराबाई। ये 100 साल पुरानी बात आप बता रहे। ये 500 साल पुरानी। 500 साल पुरानी। 500, जब मुगलों का चरमोत्कर्ष था तब भी ये था। आज से 200 साल। आज दलित कहाँ थे? 180 साल पुरानी बात उठा लो, वहां आश्रमों में जहां वैदिक शिक्षा हो रही थी, वहां सबसे ज्यादा ओबीसी कास्ट को। सर, शूद्रों की जो परिभाषा फिर ये रखी गई है, ये नया नरेटिव। अच्छा, ये नरेटिव आज से 50 साल पहले बाम से बनाया भाई। कुछ लोगों का है भाई, इतनी कुछ लोगों का है उसमें वर्चस्व, तो आप पढ़ो ना। ब्राह्मण और क्षत्रिय या वैश्य जो जनेऊदारी थे, उन्होंने इस देश को, रीढ़ है इस देश की, वो टूट जाएंगे तो तुम नहीं बचोगे। अगर वो मरे नहीं होते, अगर उनका जौहर नहीं हुआ होता, वो सती शादियां नहीं होती, इतिहास को पढ़ाया नहीं गया, तो हम सबकी सुन्नत हुई होती, हम सब मुगल बन गए होते। तो ये भाग्यशाली मानना चाहिए आज जो शूद्र अवस्था में है, जो वैश्य अवस्था में, कि हम सब सनातनी हैं। सब लोग पूजा कर रहे हैं, कहीं रोक नहीं है। मगर नियम तो नियम होते हैं। अगर आप क्या टॉयलेट साफ करते हुए क्या खाना खा लोगे क्या? नहाओगे ना। जब टॉयलेट साफ करते हैं तो आप क्या करते हो? शूद्र ही होते हो ना। और सर, शूद्र तो सर मैं जहां तक मानता हूँ कर्म से ही होता है आदमी। कर्म, टर्मिनोलॉजी। अगर बुरा कर्म कर रहा है, बुरा कर्म मतलब अपराध कर रहा है समाज में, अपराध कर, सफाई कर रहा है, वो बुरा नहीं है। क्योंकि मोदी जी तो खुद पैर धोते हैं सफाई कर्मियों के, वो हमारे भाई हैं। तो डिफाइन करना। मेरी नॉलेज में तिवारी जी भी हैं जी, वो बेचारे एक शौचालय चलाते हैं। शौचालय बिंदेश्वरी तिवारी ने जो शुरू किया था वो अब नहीं है, उनको पद्मश्री दिया है। मैं ऐसे एक सज्जन को जानता हूँ, वो ब्राह्मण समाज से आते हैं। तो शूद्र मैं जिसको मानता हूँ, मेरे हिसाब से शूद्र वो है जिसके बुरे कर्म है ना। बुरे कर्म से मतलब जो अपराध कर रहा है समाज में। शूद्र भी उसको बुरे कर्म करने वाले को नहीं कहा। हाँ, आधुनिक युग से बता रहा हूँ। आधुनिक युग में बता रहा हूँ। शूद्र को समझना चाहिए टर्मिनोलॉजी को, जो नियम से न रहे। और वो थे ब्रह्मर्षि संतान, माने हम दोनों समय संध्या नहीं करेंगे। मनुस्मृति से बता रहे हैं। हम मनुस्मृति, हम दोनों तरफ संध्या नहीं करेंगे। हम ब्राह्मण धर्म का कठोरता से पालन नहीं करेंगे। हम छात्र धर्म का कठोरता से पालन नहीं करेंगे। हम वैश्य धर्म का कठोरता से पालन नहीं करेंगे। सबके नियम थे और उसी अनुसार सजा थी। अगर ब्राह्मणों को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया तो उनको, अगर वो धर्म से वंचित करेंगे, सबसे ज्यादा कठोर सजा उनको। सर मैं भी ब्राह्मण हूँ, मगर क्या है कि मेरा जो शूद्र नहीं में से, माने अगर हम जनेऊ नहीं पहनते और मैं कपिल देव मिश्र लिखता हूँ और मैं पूजा पाठ नहीं करता हूँ, मैं तमाम वो काम करता हूँ, तो मैं शूद्र हूँ। आप ये बात मानते हैं? हाँ, मैं शूद्र हूँ। मैं क्या मानता हूँ आधुनिक युग से, मैं भी ब्राह्मण हूँ। मैं भी शर्मा, मेरा खुद पॉडकास्ट पे मैं पंडित लिखता हूँ। मैं आधुनिक युग से मैं उसको ब्राह्मण मानता हूँ जो अच्छे कर्म करता है। अच्छे कर्म, वो बिल्कुल। अब आधुनिक में आता हूँ मैं, डेफिनेशन। मैं भी जनेऊ नहीं पहनता हूँ, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ। मैं डेफिनेशन देता हूँ। आज की डेट में हमें हिंदुत्व सनातन की बात कर रहा है तो हमें पुजारियों की आवश्यकता है। फिर लोग कहते हैं मंदिरों में है नहीं, शादियां होती नहीं। जब आप डीजे में 22-30 लाख खर्च करोगे, पंडित को, अरे पंडित जी जल्दी पढ़ दो, व्रत रखा जाता भाई। वो पंडित व्रत रखता है, मंत्र पढ़ता है, फिर वो कब होगा। आप उसको सम्मान नहीं दोगे तो वो पंडिताई का काम क्यों करेगा? तो यूरेशिया जाएगा ना सर। वो यूरेशिया जाएगा। और फिर कहते हो सनातन, वो पूजा क्यों करेगा? फ्लाइट का पैसा देते नहीं क्योंकि पंडित जी आपने तो नाश कर दिया। तो सनातन की क्या, मैं पूछता हूँ, चलो इसमें आ जाओ, क्या किसी पादरी को कोई ईसाई मारते हैं? नहीं मारते। वो सारी रिचुअल्स करवाता है खड़े होकर के। क्या किसी अपने जो ये इमाम होते हैं वो नवाज अता करता है, क्या इमाम को वो बैठे हुए मारते हैं? नहीं मारते।
हिंदू सनातन में है कि तो ब्राह्मण को हम मारेंगे, टारगेट करेंगे, मुख को मारेंगे, क्योंकि वो चीफ हैं, उन्होंने ये नरेटिव उन्होंने गढ़ा, हमारे ऊपर हाँ अत्याचार किए, वो उन्होंने मनुस्मृति बनाई। मनुस्मृति बनाई, उसको नरेटिव गढ़ा गया। ये भाई वो त्यागी होता है, तपस्वी होता है, हाँ, और जब जब धर्म की हानि होती है तो अपना बलिदान किया उसने, तब हाँ, बचे, तभी न बता। अगर हम कहते हैं सर सबने किया, सबने सभी सबने सबने किया, चतुर्वर्णीय देखिए, मगर ब्राह्मण ही इसका दोषी क्यों? भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हाँ, चतुर्वर्णी मया सृष्टा गुण कर्म विभाग सा। हम्म, गुण और कर्म के आधार पर विभाग हो। आज कौन से देश में आर्म फोर्स नहीं है? बताओ, आर्म फोर्स कौन है? दे आर ऑल क्षत्रिय। जो बंदूक चला रहे हैं देश की, वो क्षत्रिय हैं। वो कोई और भी हो, आज वो कोई भी हो, आज कौन सा भी वो इंस्टीट्यूशन चाहे है, दलित हो चाहे ओबीसी हो, वो क्षत्रिय बन गया। आज कौन सा है, आज देश में या दुनिया में कौन सा है जो इंस्टीट्यूट नहीं चलाते हैं? हाँ, मेरे कई मित्र हैं, मेरे कई सर आप ये समाज में आप बताते हैं, ये सब बताते हैं। तो वो जो इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, शैक्षणिक संस्थान चला रहे हैं, या बोल रहे हैं, या प्रधानमंत्री के जो एडवाइजर हैं, सलाहकार हैं, ये जो आईएएस हैं, ये सब क्या है? दे आर ऑल ब्राह्मण्स। राजकाज की व्यवस्था में सब बता रहे हैं, वही तो बोल रहे हैं, शिक्षा को योगदान दे रहे हैं, दे और मैं बिजनेस वही तो हमको पीड़ा है ना सर, मैं ब्राह्मण होकर के, मैं ब्राह्मण होकर के बिजनेस कर रहा हूँ, भाई भी बिजनेस कर रहा है, हम लोग बढ़िया है, भविष्य। और जो सर्विस सेक्टर में है, जो अपन फोन करा और वो स्विगी ने वो दे गया, सेवा कार, ये सब शूद्र है। जो माने हर वो काम कर लेते हैं, वो शूद्र है, माने शूद्र ये टर्मिनोलॉजी है। तो अभी क्लास कहाँ नहीं? शूद्र का क्या डेफिनेशन सर? शूद्र माने नहीं आ रहा है। शूद्र माने तो समाज में फैला दिया कि बहुत गंदा आदमी। नहीं, ऊपर के वर्ण से छोड़ करके हम नियम अनुशासन नहीं मानते। तो क्षत्रियों का एक नियम अनुशासन नहीं, ऐसे उठना बैठना, ये शादी होगी, ये करना, ये नहीं करना। शूद्र ये नहीं करता, समझ गए? ब्राह्मण ये करना, इतना हवन का, शूद्र ये नहीं करता। तो सर एक बात सुनो, तो और सबको कहते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम, सबका भला। ये डिफाइन ये आपकी टैगलाइन बहुत अच्छी है सर, बहुत अच्छी है, समाज को जोड़ती है, मैं आपकी बात से सहमत भी हूँ। मगर अभी सोशल मीडिया पे जो नैरेटिव चलाया जा रहा है कि भगवान राम ने एक शूद्र के कान में वो सब ये बकवास है, कांच पिघाल के डाल दिया। सर मैं बात कर लूं पूरी, कांच पिघाल के इसलिए डाल दिया, शीशा, क्योंकि शीशा इसलिए पिघला के डाल दिया क्योंकि उसने भगवान की उपासना की थी, जिसकी वजह से वहां पर बीमारी फैल गई। नहीं सर, ये नैरेटिव मनुस्मृति में है क्या, और ये कहां से आ रहा है? कहीं नहीं है। एक भी बता दे, कोई संस्कृत का विद्वान हो, उसको बुला दे तो मैं बोल सकता हूँ। सर आपको संशोधन करना पड़ेगा फिर मनुस्मृति का ना। नहीं, मनुस्मृति को संशोधन करना, तो बाटी है, हम कौन होते हैं? नहीं संशोधन, हम अपने ग्रंथों में संशोधन होने वाले वो शंकराचार्य लोग करेंगे। नहीं, मैं धर्म का काम धर्म, हम राजनीतिक लोग हैं, हम लोगों को हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। आपको नहीं है, मगर मेरे कहने का मतलब यह है कि जो बात समाज में फैल रही है, आप अगर ब्राह्मण समाज से हैं और आप सीनियर भी हैं, और आपका ये कर्तव्य भी बनता है कि उसको सरलार्थ में कर दीजिए, कर रहे हैं, लोगों को समझ में आए। हमारा अंतरराष्ट्रीय ज्योतिया ब्राह्मण महासंघ, हमारे दिल्ली प्रांत के अभी अध्यक्ष से आप मिले और उनसे आप बात करो, हम लोगों ने मनुस्मृतियां बांटी, हम लोग शादी करवा रहे हैं परंपरा से। कहार कौन है भाई? जब हमारे यहाँ शादी होती है, ये कहार हुआ, सातों जाति इकट्ठी होती ना, किसकी अपन मालिन का क्या है, वो विश्वकर्मा का क्या है भाई, खाम गड़ेगा, धोबिन आती है सुहागन देने के लिए, कहार होते हैं और कुम्हार होते हैं जो मटके बनाते हैं, सातों जातियों का उसमें योगदान है। जब वो व्यवस्था ठीक थी, वो आपस में जुड़े हुए थे। आज अधिकारों की लड़ाई में कर्तव्य बोध खत्म हो गया। बिल्कुल, और कर्तव्य है नहीं, इसलिए जातिवाद का उन्माद दिखाई देता। जातिवाद है नहीं, हम लोग तो नाम के ब्राह्मण है। तुम शर्मा हो, पंडित हो, उपाध्याय हो, मैं मिश्रा हूं, नाम के ब्राह्मण हो। मिश्रा कभी वैदिक युगों में 2800 वर्ष पहले स्कॉलर हुए 6 शास्त्र के, तब उन्होंने मिश्र उपाधि धारण की। एक वेद का वेदी हो गया, 2 वेद का 2 वेदी हो गया, चतुर्वेद का चतुर्वेदी हो गया, 3 पाठ करते थे, त्रिपाठी हो गया, द्विवेदी हो गया, अग्निहोत्री जो अग्नि स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्वाः स्वस्ति न, जो पाठ अपन ने ऐसी उंगली उठाई, वो मंत्रो पाठक हो गया, एक पाठ कर रहे हैं, यजन करता है, वो हो गए। हमारे यहाँ तो और मैं, हम लोग ज्योतिया प्रस्तोता पस्तोर हो गए, ऋचाचार्य, दे आर स्कॉलर, स्वस्ति न इंद्रो तो हम लोग ऋचाचार्य, वो ऋचार्य हो गए। तो ऐसे बढ़ते चले गए। तो ब्राह्मणों में भेद है कि हम तो ये काम करते हैं, हम अग्निहोत्री हैं, हम संविदा करते हैं। अब वो चूंकि परंपरा से वो टाइटल चला आया तो चला आया भाई। जैसे सुनारे का ब्लैक स्मिथ कहाँ नहीं है, लोहार कहाँ नहीं है, ब्लैक स्मिथ नहीं होता ना अंग्रेजी में, हमारे यहाँ तो गोल्ड स्मिथ, सुनार कहाँ नहीं है।
अब चाल लाते हैं ना सर हाँ, उसमें, पंचाल, हाँ, वो ब्राह्मण बोलते हैं अपने आप को, तो और वो वो बड़े है भी ब्राह्मण। वो है भी ब्राह्मण, विश्वकर्मा है, विश्वकर्मा ऋषि है। संतान है, उनके गोत्र है। तो आज सुनार भी अपने गोत्र में शादी करता है, लोहार भी अपने गोत्र में। तो अगर ऋषि परंपरा के नहीं होते, उन्होंने उसको अपनाया और पीढ़ी दर पीढ़ी वो प्रोफेशन बन गया। क्या आज वकील का बेटा वकील नहीं बनता है? बन रहा है सर। सुषमा जी की बेटी वकील है, बांसुरी स्वराज। बांसुरी स्वराज, उनके पिता कौशल स्वराज बड़े फेमस वकील थे। तो तो सर वकील, पार्टी का आशीर्वाद है सर वो तो। डॉक्टर, कोई भी डॉक्टर का बेटा देखिए, व्यक्तिगत ना जाए अपन लोग, डॉक्टर के बेटा डॉक्टर नहीं बनना है, सुनार का बेटा सुनार नहीं बनना है, नेता के बेटा नेता नहीं यही बनना तो है। पीड़ा है सर समाज में, क्यों? तो उसी समय अगर हमारे यहाँ मंत्र सिद्ध होते थे, तो ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही कहलाएगा। इसलिए आज भी जिनके पास संस्कार है, खेसारी लाल का वीडियो देखा आपने? एक छोटा सा बालक आया और वो पैर छूने लगा मंच में, ये सोशल मीडिया पे चल रहा है। बोले बेटा नहीं नहीं, तुम ब्राह्मण हो, हमारे यहाँ ब्राह्मण पूज्य हैं। ब्राह्मण कौन पूज्य है? जिसके यहाँ पूजा पाठ होता है, नित्य गायत्री संध्या होती है, हवन होते हैं, इसलिए वो परंपरा से प्राप्त है, इसलिए वो कुमार हैं, इसलिए वो छोटे हैं, बड़े नहीं, इसलिए पूज्य हैं। और इसलिए वो कहते हैं, क्यों? क्योंकि परंपरा से। अब सुनार, आपको सुनारे का काम दिया जाए और मुझे सुनारे का, तो हम अंगूठी नहीं बना पाएंगे। और एक सुनारे का लड़का होगा, वो 24 घंटे में एक अंगूठी ठोक करके दे देगा, बना लेंगे। हो सकता है आपको महीने लगे सीखने में। तो ये परंपरा सीखने के लिए हम कास्टिज्म पे ही बात कर रहे हैं। और आजकल जो हमारी नई पीढ़ी है कॉलेजों में पढ़ भी रही है। मैं जेएनयू में भी गया था सर्वे करने के लिए, हालांकि मैंने यूजीसी पे वीडियो बहुत लेट बनाया है। मुझे कहीं ना कहीं लगता था कि जो मेरे यार दोस्त हैं, जिन लोगों के साथ मेरा उठना बैठना है, वो सभी समाज से आते हैं, तो मैं ये वीडियो शायद ना करूं। मगर आपकी उदारता और आपकी आपकी बात को देखते हुए सोशल मीडिया पे मैं आपको फॉलो करता हूं, तो मेरे को लगा कि आपके साथ ही मैं ये वीडियो कर सकता हूं। तो मेरा ये सवाल है सर आपसे कि जो आजकल की पीढ़ी है, जो बच्चे हैं कॉलेजों में पढ़ रहे हैं, मैं जेएनयू गया था, वहां पर सर इंटर कास्ट, इंटर प्रांत लव अफेयर्स भी हैं, कल को वो लोग शादी भी करेंगे। मगर सर ये जिस तरीके का तड़का लगा है यूजीसी वाला, सर ये बड़ा बेहद ही सर समाज के लिए खतरनाक है। तो सर मेरा सवाल आपसे यह है कि आप अपने स्तर पे, आप तो कर रहे हैं, अपने स्तर पे और अच्छा इसके लिए क्या कर सकते हैं? कैसे अपनी ही पार्टी के लोगों से आप बात करेंगे? क्या इसका समाधान होगा? मैं सॉल्यूशन की तरफ जा रहा हूं सर। देखो, दैट्स द पॉइंट। हाँ, देखिए, भाजपा बहुत बड़ी पार्टी है, इसका स्तर बड़ा व्यापक हुआ है, वो निश्चित रूप से नोटिस कर रहे होंगे। भी मैं भी आईटी सेक्टर से जुड़ा रहा, लोगों को कैसे करना है, सोशल मीडिया का कैसे करना है, निश्चित रूप से वो देश में क्या हो रहा है इसका टेस्ट तो ले ही रहे होंगे। और हमें क्या करना है, गलती तो हुई है, इसको डिनाइल नहीं कर सकते कि गलती नहीं हुई। दूसरी बात, ये जो समस्या आई हुई है, तो बड़े प्रश्न हैं भारतीय सनातन की। हम बात करते हैं, और आपने अभी नेहरू उसका जेएनयू की बात कर दी, लिव इन रिलेशनशिप। तो क्या लिव इन रिलेशनशिप से क्या एक अच्छा मैसेज, शादी संस्था खत्म करना चाहते हो क्या? तो ये तो सर आप ही की पार्टी की देन है। नहीं, हमारी पार्टी की देन नहीं है, वो तो कोर्ट को देती है। आप गेस की शादी कर रहे हो, उनके ये भी सर आप ही की पार्टी के उस दौर में आया सर। सारी चीजों को आपने, जो व्यभिचार है, माने पहले पत्नी थी वो सजा होता था, आपको पार्टी संबंध तोड़ देना चाहिए सर अपनी। ना ना, आप संघ में काम करो ना, समाज में काम करो। हम लोग तो सामाजिक उसमें काम कर रहे हैं। आप जो मुद्दा बता रहे हैं सर, हम अपना आग में घी का काम कर रहे हैं। नहीं भाई, क्या है, अगर एक बहुत बड़ा घर बनाया, हम तो कुटुंब वाले हैं, कुटुंबकम स्वभाव से, इसलिए और क्या नई बहुएं आ गई घर में और वो उपद्रव करने बड़ी, तो क्या बड़े भैया भौजी और बड़ा कुटुंब लेकर के घर छोड़ देंगे? या बड़े बुजुर्ग घर छोड़ देंगे? अपना घर कहीं छोड़ा जाता है। हाँ, तो सोल्यूशन बताओ ना। सोल्यूशन उसका बैठ करके विमर्श करो कि भाई घर खराब हो जाएगा, घर मिट जाएगा, और इस घर मिटने से सबको नुकसान है। इसलिए बार बार कहता हूँ, चिंगारी कानून और रिलेशनशिप कानून पे जो इस पे विमर्श होना चाहिए, खुल करके विमर्श होना चाहिए। हम लोग विमर्श को ले गए ना, आज लोकतांत्रिक विमर्श ही नहीं है ना। विमर्श माने स्वस्थ लोकतंत्र कैसे बढ़ेगा? प्रश्न पूछना, सवाल खड़े करना, ये स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान होती है। हर सवाल पूछने वाला। आपकी पार्टी के लोकतंत्र है? बिल्कुल है, हर सवाल पूछने वाला। पार्टी के लोग तो सबसे ज्यादा डरते हैं सर। अब वो डरने लगे, उस पर विचार करेंगे लोग। अब वो डर रही है सर। नहीं, अब वो डरने लगे। देखिए, अब वो डरने लगे। मैं फिर कहता हूँ, सवाल पूछना और सवाल खड़े करना स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान है, विरोध नहीं। और मेरी भाषा में, मेरे उसमें कभी भी विद्रोह नहीं झलक।
नहीं, बिल्कुल उदारवादी मैंने नहीं उदारवादी झलकता और मैं कह रहा हूँ, मैं क्यों छोड़ूं अपने भर को, जहां पीढ़ियां खपाई हैं, समझा। जहां हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय आपने गाते हुए देखा। बिल्कुल। जीना है तो गर्जे जग में हिंदू हम सब एक हैं, उसको आज कहना पड़ा पंडित कपिल देव मिश्र, क्यों कहना पड़ा? इस पर भी विचार करिए। जब राष्ट्रपति जी खड़ी होकर होती शोषित वंचित और मैं हूं, जब प्रधानमंत्री जी कहते हैं मैं पिछड़ा वर्ग से हूं, नहीं पिछड़े वर्ग से, ओबीसी बोलते हैं। मोदी जी हैं, वो जानते हैं मोदी जी कब डलवाया गया, मैं नहीं बात करना, है नहीं वो पिछड़े वर्ग। कितनी जातियां हैं, अब हम में पिछड़ा, तो ये जब ये विक्टिम कार्ड मुख्यमंत्री खेलेगा, जब प्रधानमंत्री खेलेगा, ये विक्टिम कार्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया खेलेगा, ये सीजीआई खेलेगा, और ये तमाम तरीके के, तो वो सुप्रीम कोर्ट ने प्रश्न उठाया, तब भी हम अगर उसके 50-50 साल हम मलाई मार रहे हैं, और उसके बाद हम कह रहे हैं, अगर मायावती कहें कि मैं दलित की बेटी हूं, शेम ऑन व्यवस्था। अब वो अब संभल गई, मैंने तो नहीं जलाई है, क्यों? क्योंकि ब्राह्मण वोट बैंक है, 16 से 18% है, इसलिए वो ब्राह्मण हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, क्यों बदल गई? सत्ता का खेल है सब, और वो सत्ता जो धर्म विहीन होती है वो वारांगना की तरह होती है, धर्म दंड से अनुशासित सत्ता चली है, ये भारत की चिति रही है। उन्होंने महर्षि वशिष्ठ ने राम को धर्म दंड का पालन करना, संदीपनी ने कृष्ण को धर्म दंड का पालन करना, राइट सर। तो जो धर्म दंड, धर्म तो इसलिए शंकराचार्य विषय पे वो तो भूलेंगे सत्ता के, और जो सत्ता के साधु संत भी बढ़ गए। सर आप सॉल्यूशन पे आओ, ये दूसरे दलों की बात मत करो। आप देखो, जो लिखना है सॉल्यूशन हमारे हाथ में स्टिक नहीं है। हाँ। हमारे हाथ में आप तो संघ में भी तो हैं, हम संघ में, अकेला में संघ नहीं, लक्षावधि कार्यकर्ता परिवार है, करोड़ों संघ के सॉल्यूशन बताइए। इसमें सॉल्यूशन, आपकी पार्टी के लोग भी तो सुनेंगे ना इस पॉडकास्ट संघ को। आज बहुत जिम्मेदारी से काम कर रहा है। देखिए, संपर्क, सूचना, संवाद, समन्वय टूटा है। एग्री 100%। तभी तो समस्या खड़ी हुई, कुटुंब कैसे टूट जाता है? अगर हम उसको नर्चर करते चले जाते टाइम टू टाइम, ये देश कुटुंब है, और ये देश कुटुंब है। मोदी जी ने भी बोला। मैं तो कहता हूं कि समाज सत्ता, राज सत्ता और धर्म सत्ता, ये देश राष्ट्र का धर्म होता है, जो योगी बोलते हैं, राष्ट्र का धर्म है, ये सनातन धर्म है, ये सनातन देश है, ये ब्राह्मणों का देश है, क्षत्रियों का देश है, ये वैश्यों का देश है, ये शूद्रों का देश है, और ये शरीर है हमारा शरीर। अभी मैं गुस्सा हो जाऊं, बाहुबल से किसी को चोट पहुंचाऊं, क्षत्रित्व जाके गया। ब्राह्मण शांति की बात करूं, शांति धैर्य की बात करूं, ब्राह्मण हो गया। जब उदर पोषण के लिए कमाने जाऊं वो, और जब नीचे की सेवा कार्य के लिए अपन लोग जाते हैं, शौच आदि कार्य करते हैं, किसी वृद्ध की, वो तो शूद्र होते हैं। तो ये तो शरीर में, समाज में, राष्ट्र में, पूरी दुनिया में चतुर्वर्णी मया सृष्टा है, वही तो कृष्ण कहते हैं। गलत तरीके से समझाए, त्रिगुणातीत है। अभी अब तो इसके लिए तो चाहिए, तो ये मुझे लगता है कि ये सारी समस्याओं की जड़ हम लोगों समाज से खोजनी चाहिए, और जिसको चाहत हो पदों की वो डरे। हम तो चाणक्य पुत्र हैं, चाणक्य की तरह बोलते रहेंगे। हमको संघ की शाखा में सिखाया गया है, सीता सावित्री दुर्गा माँ वह बल विक्रम दे। तो हम लोग तो वो गाने वाले हैं, छत्रपति शिवाजी और उनकी महाराज छत्रसाल, चूंकि मैं बुंदेलखंड से हूँ, और एक परंपरा बालाजी पेशवा हुए हैं, तो इन सबको पढ़ करके, सारी चीजों को पढ़ करके हम लोगों ने जिया है रामकृष्ण से। जैसे कहते हैं, पश्यति बाला देवी प्रतिमा बाले बाले ये रामम, चंदन है जिस देश की माटी, तपो भूमि हर ग्राम है। पश्यति बाला देवी प्रतिमा बाले बाले, माने जो देवी है वो बालिकाएं हैं, वो देवी प्रतिमा है। इतनी बड़ी चिति, इतनी बड़ी भारत, ये समग्र भारत दृष्टि है, ये भारत दर्शन है। भारत देश चिति दर्शन से चली, अहंकारी सत्ता से। आपकी जो पार्टी है, पार्टी के कार्यकर्ता भी बहुत सारे हैं, और सभी वर्गों से, सभी जातियों से आते हैं, मगर अभी यूपी चुनाव को देखते हुए बहुत ज्यादा वो जो है, इसको बोलेंगे चमचागिरी जैसे बोलते हैं ना, इस टाइप के नेता भी हैं। वो बोल रहे हैं कि यूजीसी मगर हमें यूपी में योगी चाहिए, और योगी जी कुछ बोलते नहीं इस पे। तो सर, ये इस तरीके के जो नेता है उनके लिए आप मतलब क्या कहना चाहते हो? ये तो आप देख ही रहे होंगे सोशल मीडिया पे, ये भी चल रहा है सर। उमेश, आपने दो तरीके की बात करी कि पार्टी में चमचागिरी है। पार्टी में चमचागिरी नहीं है, भारतीय राजनीति में चमचागिरी है। हाँ, और नेताओं को चमचे ही अच्छे लगते हैं। हाँ, ये बात भी ठीक है। सत्य संभाषण करना तो कोई भी पसंद नहीं करता है। मैंने अटल जी की पंक्तियों को शेयर किया था, निंदक नीरे राखिए, बोल रहे ना संसद में, उसको बड़े लोगों ने लाइक भी किया, नाम नहीं लूंगा।
तो एक मैं तो उसमें ऑडिटर कर रहा हूँ ना, अंकेक्षण ऑडिट करने वाला। तो ऑडिट रिपोर्ट से देख करके हम क्या सुधार करें? आज सोशल ऑडिट नहीं है। यूपी में ऐसी मच गई है, जब हमने राम मंदिर बनाया, और मैं उस पे नहीं जाऊंगा कि कैसे मचाई गई। उसके बावजूद भी हम 80 में अगर 40 नहीं ला पाए, 50% भी नहीं है। सारे देश ने दिया, दिल्ली ने 7 सीटें दी, मध्य प्रदेश ने 29 दी, 25 दी, पूरे उत्तर भारत ने लगभग लगभग झोली भर के दी। हम 240 पे कहां टिके? यूपी के कारण। यूपी तो निश्चित रूप से जो अगर बहुमत जाता है कहीं, तो यूपी जिसने सवार लिया उसकी केंद्र में सरकार बनी। योगी जी अगले वर्ष चुनाव में रहेंगे 2027। तो निश्चित रूप से पार्टी इस पे विचार कर रही होगी अंदरूनी कि हमें क्या करना है। अब वो क्या बोलेंगे, तो मचा तो तो दी। योगी जी का इंतजाम करेंगे या यूजीसी का? नहीं नहीं, मैं इस पर नहीं जाऊंगा। योगी जी का इंतजाम तो देखो, योगी जी का परफॉर्मेंस इतना अच्छा है, योगी जी का कोई इंतजाम नहीं कर सकता। पार्टी तो इसी लाइन पे चल ना, रही है सर। ये सब सुनने की बात है। पार्टी क्या कर रही? पार्टी अपने कुल्हाड़ी पे पैर नहीं दे मारेगी। अच्छा। और अगर दे मारेगी तो फिर भगवान ही मालिक है। ऊपर वालों को निर्णय करना है। अब वैसे नीचे से ऊपर आता है और ऊपर से आता है, तो चुनाव से पहले सर यूजीसी का जो खेल खेला गया है, ये तो सर सीधा सीधा जो है ना, योगी जी की तरफ ही तीर उठाता है कि इन्हीं इनकी सत्ता जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं। कहीं ऊपर से यही तो नहीं चल रहा। ऐसा नहीं है। तब भी मैंने क्वेश्चंस उठाया था, अगर आपको याद हो, और वो शायद लाखों विरोध भी यूपी में सबसे ज्यादा है सर। एक मिनट, जब नए प्रदेश अध्यक्ष बने और एक बैठक गेट टुगेदर हुई ब्राह्मण विधायकों की, और उन्होंने एक लेटर इशू किया, सबसे पहले मैंने क्वेश्चंस उठाया। नवीन व्हाट इज जी ने। नहीं, वो यूपी के जो नए अध्यक्ष बने थे ना, अच्छा। और उन्होंने उस ब्राह्मण विधायक की बैठकों पे क्वेश्चंस उठाया। अच्छा, ये मैं 2 महीने 2.5 महीने पहले की बात कर रहा हूँ, जब अच्छा जी, 2 जी, महीने जी, पहले की जी, बात जी, कर रहा हूँ। जी। मैंने कहा कि अगर ये मैसेज नीचे तक चला जाएगा कि आप ब्राह्मणों को दबका सकते हो, ब्रह्मद्रोही है ये सरकार, मैंने ऐसा बोला। आपने देखा नहीं, लाखों लोगों, 15 लाख लोगों ने इस पोस्ट को देखा कि अगर ये मैसेज नीचे चला गया कि तुम ब्राह्मणों को दबका रहे हो, क्या जरूरत थी उसके पहले क्षत्रियों की बैठक होती थी, या वो खुद कोरी समाज से कोरियों की बैठक हो रही है ये चुनाव में। मैंने उसको कहा, जब मनोज जी का इलेक्शन हुआ यहाँ पे, तो मुझे खुद किस संदर्भ में कहा सर, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। आपको वो याद होगा, जब वो इशू उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष जो बने, प्रदेश अध्यक्ष बने पंकज चौधरी। अच्छा जी, जी। जो केंद्रीय मंत्री थे, और वो उसी समय बैठक हुई, और उन्होंने कहा कि ये ब्राह्मण समाज की बैठक, किसी समाज को ऐसा बैठक नहीं करना, लेटर बाकायदा इशू किया, उसका रिएक्शन हुआ। अच्छा। देखिए, ये ग्रेजुअली हुआ है। आपने मजबूर किया है, जैसे आपने शुरुआत की थी, ये ब्राह्मणों की पार्टी है, हम तो सिपियन बराड़ से आते हैं, गुरु गोलवलकर और ब्राह्मण बनियों की पार्टी। आपने पूरा नैरेटिव बदल दिया, और ऐसा आप मैसेज चले जाओ कि तख्ता पलट हो गया, अब तो ब्राह्मणों को हम जमीन पे ले आ देंगे। जाएंगे कहाँ? यूरेशिया जाएंगे सर। नहीं, वो तो ठीक है एक बार। तो जब ये इश्यूज पे बात होनी चाहिए, और जब आपने मैसेज दिया ब्राह्मण, तो ब्राह्मण और उग्र हो गए, उन्होंने रिएक्ट किया, और इसके साथ छत्री भी रिएक्ट। व्हाट इज दिस? दुनिया भर की बैठक हो रही है, मैं बोल रहा हूं, आप इसको चलाइए। व्हाट इज दिस? फिर क्यों हम लोगों को यहाँ पंथ मार्ग पे ये लाओ भाई, ओबीसी में इसकी यादव समाज की करवाओ, इसकी गुज्जर समाज की करवाओ, उसको करवाओ। मैं खुद भी चहक रहा था लोकसभा चुनाव में, मनोज जी बगल में खड़े थे, ब्राह्मण समाज का को कन्वीनर बनाया गया। व्हाट इज दिस? आप वोट लेने के लिए नीचे तो बांट रहे हो, सी के स्वाभिमान है, और फिर उसको दबका रहे हो कि नहीं नहीं, हमारी पार्टी में ब्राह्मण और वो नहीं चलेगा, और ये नहीं। और दो तरफा बात क्यों कर रहा हूँ? दो तरफा, राइट सर। और मेरा गौरव चमकेगा भाई, जब आप कह रहे हो मैं ओबीसी से हूँ, मैं दलित हूँ, मैं पिछड़ा हूँ, तो कपिल देव मिश्रा क्या कहेगा? बताओ क्या कहेगा? तो कह दिया, गिन लो, गिनती गिन लो। अंग्रेजों की तो नीति थी सर, अंग्रेजों की नीति थी, आप करो। कॉलोनियल माइंडसेट से आए, तो मुझे कहना पड़ा कि मैं ब्राह्मण हूँ, गर्व से कहो मैं ब्राह्मण हूँ। तो ये जातीय अस्मिता रहेगी ना, वो मैं ठकुराइन हूँ। मैंने कहा ठीक कहा। क्या कहेंगे ये लोग? जातीय अस्मिता, जाति गौरव होगा ना। नुकसान तो होता होगा सर, आप इतना मतलब। मुझे कोई लड़ना, क्या नुकसान होगा? मेरा क्या नुकसान करेंगे? मुझे पार्टी पद ही नहीं देगी ना। मेरी सक्रिय सदस्यता से थोड़ी मुझे खारिज कर सकती, मुझे बाहर थोड़ी निकाल सकती।
और मैं तो चैलेंज करता हूँ, निकाल के दिखाओ, फिर मैं बताता हूँ। मेरे घर से हम्म। मुझे निकाल के दिखाओ, फिर मैं बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ। हम्म। मैं अपना घर क्यों छोड़ूंगा? मुझे पीड़ा है। अपने घर का बुजुर्ग अगर बिगड़ जाता है, अपने घर का अगर वो चीजें होती, तो आप ही बोलते हैं ना, पापा ये ठीक नहीं हो रहा, पिताजी ये ठीक नहीं हो रहा, दादाजी ये ठीक नहीं हो रहा। वही मैं कर रहा हूँ, बोलना पड़ेगा, क्योंकि मुझे दूरगामी उसमें चलना है। पार्टी को बड़े अच्छे से सहेजा है, बनाया है। मैं भी 50 वर्ष का हो गया हूँ, आधा जीवन मैंने दिया। 30 वर्ष मैंने 96 में आया था यहाँ विवेकानंद के रूप। मैंने भी कैरियर दिया, मेरे पिताजी ने पूरा जीवन दिया, मेरे दादाजी ने पूरा जीवन, मेरे बच्चे, हमारा पूरा परिवार है। ऐसे लक्षावधि कार्यकर्ता, मैं अकेले नहीं हूँ। ये कैडर बेस पार्टी, हम मास बेस बने। मास बेस में हमें अपनी मूल विचारधारा को नहीं खोना चाहिए ना। तो जो योगी जी ने किया, कुछ कैजुअली कुछ गलती हुई, जैसे वो जुड़ता चला गया, बर्मा का हुआ, फिर आपने उसको सजा नहीं दी, फिर आपने ये किया, फिर यूजीसी आया, फिर आप धीरे धीरे दबकाते चले जा रहे हो, फिर आप रिमूवल करते जा रहे हो। मैं जिम्मेदारी से कहता हूँ, मैं तो खुले में कहा, मैंने सोशल मीडिया पे लिखा, मोदी जी ने भारतीय जनता पार्टी के संगठन में ये मैसेज देने के लिए, जब उन्होंने ओबीसी आयोग बनाया, जितने भी धाकड़ सवर्ण थे, उनमें भी ब्राह्मण, उनको धीरे धीरे किनारे लगाए। वो क्वेश्चन नहीं सुनना चाहते, क्योंकि ब्राह्मण तो क्वेश्चन करता है। वो ब्राह्मण क्वेश्चन करेगा, वो समानता की बात, वो समानता की बात करेगा, वो न्याय प्रिय की बात करेगा। ये उन्होंने किया है, अब इससे ज्यादा आप क्या सुनना चाहते? उन्हीं से मैं बोल रहा हूँ कि भाई आप ये ठीक करो। अब भगवान जाने वो कौन सा वो छड़ी घुमाते हैं, उनकी लोकप्रियता में, बिग बॉस में उनकी लोकप्रियता में कमी है। सर, आपने जो इतनी बेबाकी से जो है सारे सवालों का जवाब दिया, और आप संघ में भी है और बीजेपी में भी आप बड़ा पद आपके पास है, और नहीं, अभी कोई पद नहीं है मेरे पास, मैं निरापदी हूँ। जो जिम्मेदारी दिल्ली कार्यकारिणी के आप सदस्य हैं। पूर्व में था, वो जो जिम्मेदारी देते हैं बखूबी करता हूँ। हिंदू सम्मेलन दिया संघ ने, हिंदू सम्मेलन कर रहा हूँ जी। तो जो संघ व्यवस्था देती है वो करते हैं। समाज में सरकारें कुछ करती हैं, और मैं तो कहता हूँ कि संघ को भाजपा की दृष्टि से मत देखो, सरसंघ चालक जी। वास्तव में अब उनको 100 वर्ष में समझाने के भागवत जी भी तो कुछ नहीं बोल रहे हैं। आप तो नहीं, भागवत जी आप बिल्कुल जो है आरएसएस को अलग ही उठा के रख दे रहे हो, बिल्कुल बचाव कर रहे हो। नहीं, मैं नहीं, भागवत जी बोल रहे हैं। कहाँ जी ने बोलते बोला, हैं अभी भागवत मुंबई जी? में बोला कि हर दृष्टि से उसमें मत देखो भाई, भाजपा की दृष्टि से। और उन्होंने बोला कि कोई एक ने प्रश्न किया कि क्या आपको संघ को फायदा हुआ? ना, हमारे कारण भाजपा को फायदा हुआ। अच्छा सर, सवाल, अब आखिरी सवाल लेते हैं। अयोध्या मसले पे, अयोध्या मसला विशुद्ध संघ का था, अडवाणी जी ने यात्रा करके उसको किया, उसी पर मोदी जी, उसी से तो आज पार्टी बनी है आपकी, उसी से इतनी पार्टी बड़ी। है। सर, सोशल इंजीनियरिंग चल रही है, हर सब कुछ हो भी रहा है ना? तो पार्टी भी क्या मतलब अब पार्टी लेवल पे ये इस तरीके की इंजीनियरिंग कर रही है कि यूजीसी का मुद्दा लाएंगे, फिर 2027 में जो योगी जी का चुनाव होगा उसमें उनको फायदा पहुंचाने के लिए, या कोई बड़ा नुकसान करने के लिए? सर, ये क्या है सर? कुछ तो लग रहा है, कुछ ना कुछ तो चुनावी धांधलेबाजी है। वरना इतना शोर मचने के बाद आज के हमारे देश के जैनजीज इतना शोर मचा रहे हैं, सोशल मीडिया पे इतना हल्ला हो रहा है, उसके बावजूद भी पार्टी चेत नहीं रही है, कोई बोलने को राजी नहीं है, सब चुप बैठ गए हैं और आरोप लगाते हैं सुप्रीम कोर्ट पे। अरे सुप्रीम कोर्ट के पास भी तो आप ही की खिड़की है, वहीं से तो आप जो चाहते हो वो करवा लेते हो। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, न्याय व्यवस्था है, न्याय व्यवस्था अपनी है। सरकारों के खिलाफ भी जुडिशियरी ने दिया है। जब भी गलत होता है तो ये नहीं कहना चाहिए कि सरकार, ये देखो जो क्वेश्चन मार्क लगा है, ये विश्वसनीयता का सवाल, जो आप में देखते थे कि विश्वसनीयता का सवाल लगातार खड़े रहोगे तो एक अविश्वसनीयता का माहौल बना रहे। विपक्ष ने ये किया ना, कोर्ट भी ये है और ये दम। तो आज देश में विश्वसनीयता अगर टूट जाएगी किसी पे और अविश्वसनीयता खड़ी हो जाएगी, ये देश की सारी जो संस्थाएं हैं, संवैधानिक संस्थाएं, उनकी मान्यता गिर जाएगी। आप मेरी बात को पकड़ रहे हैं? तो ये ठीक बात है। और वो रही बात, आपने दूसरी बात की कि वहां चुनावी उसमें हो रहा कि भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी है। वर्तमान में इन लोगों को चुनाव कैसे जीतना ये जानते हैं, ये जानते हैं चुनाव इंजीनियरिंग लगा देंगे, ये इंजीनियरिंग लगा देंगे। सब ब्राह्मणों के बिना जीत लेंगे चुनाव। नहीं, मैं ब्राह्मणों के बिना अगर वो ऐसे सोच रहे होंगे तो वो भविष्य के गर्भ में। ब्राह्मणों के बगैर कुछ भी नहीं कर सकते, सवर्णों के बगैर कुछ भी नहीं कर सकती, वो खुद भी जानते हैं। सवाल ब्राह्मणों की बात नहीं है, सवाल ये है कि जिस भावना बात ब्राह्मणों की नहीं है सर, मगर समाज में तो सबको लेके चलना पड़ेगा ना। समाज में सबको मैसेज सभी लोग चाहिए ना। कुछ मिस हैंडलिंग हुई है और इससे स्थिति में नाजुकता आई है।
और पिछले साल जो पाकिस्तान का मामला हुआ था उसमें भी देखा था एकदम से मोदी जी के, तब भी मैंने कहा था कि मोदी जी ने भाई देश की क्या स्थिति है वो मोदी जी सबको तो बताएंगे नहीं। एक उनकी पूरी कैबिनेट है, सुरक्षा के वो लोग हैं, तो वो देखिए निश्चित रूप से मोदी जी सरकार में विदेश नीति, अपनी रक्षा नीति और देश की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बहुत मजबूत हुआ है, मगर कुछ चुनावी उसमें कुछ ताना बाना बिगड़ा है। और मैं बार बार कहता हूँ चुनाव जीतते चले जाएंगे, चुनाव जीतना दिल जीतना नहीं होता है। ये बड़े सवाल हैं। हम केजरीवाल फ्री वीज की बात करता था, हम फ्री वीज नहीं दे रहे हैं, अब फ्री वीज समझ रहे हैं आप, तो हम उसको चुनाव इसको एडमिट करना चाहिए। ये स्वस्थ लोकतंत्र के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बिल्कुल भी ठीक। हो गया सर, सबका साथ सबका विकास। सर इसी बात के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगा और आपके साथ इंटरव्यू किया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। और सबका साथ सबका विकास बिल्कुल होगा, सबका साथ सबका विकास होगा, एक भारत श्रेष्ठ भारत होगा। हर उसमें से कहते हैं ना कि हर एक विकट स्थिति में से एक नई परिस्थिति जन्म लेती है। बिल्कुल अच्छा होगा, अच्छा होगा। ठीक है सर। ना देश नेहरू जी, मैं अंतिम कोट के साथ, ना देश नेहरू जी से चला, ना नेहरू जी ना इंदिरा से चला, ना अटल से चला, ना मोदी से चला। ये देश अपनी सनातन स्थिति पे खड़ा रहा। और ना देश 14 में आजाद हुआ था, ना 47 में आजाद हुआ था। ये तो एक व्यवस्था थी, जो व्यवस्था परिवर्तन था, तो ट्रांसफर राज सत्ता का हस्तांतरण हुआ था। अभी तो बहुत कुछ आगे होना है। ठीक है सर, धन्यवाद। आपने जो है बहुत सारे सवालों के जवाब दिए, बड़ी मतलब हिम्मत से दिए, सोच समझ कर दिए, सोशल इंजीनियरिंग से दिए, पार्टी का बचाव करते हुए दिए। तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे शो पे आए और फिर आपके साथ सर मैं जल्दी ही कोशिश करूंगा एक बार फिर पॉडकास्ट किया जाए। बहुत बहुत और धन्यवाद। समाज के हित की और जिस तरीके से आपने मनुस्मृति की भी बात की, उस पे एक मैं अलग से पॉडकास्ट करूंगा। और समाज में जो ये सनातन धर्म को तोड़ा जा रहा है, तो उस पे सर मनुस्मृति और सनातन धर्म दोनों को साथ में लेकर हम समाज को जोड़ने के लिए एक पॉडकास्ट और करेंगे। इसके लिए मैं आपकी स्वीकृति लूंगा और इसी के साथ आज के शो को खत्म करूंगा। सर धन्यवाद।